शालिनी रज्जन को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, आप इतने घबरा क्यों गए बाबा? क्यों अभिमन्यु के हाथ डायन का हीरा नहीं लगना चाहिए था? रज्जन फिर घबराते हुए कहता है, घबराऊं नहीं तो क्या करूं बेटी, तू ही बता। तू तो जानती है ना वो डायन के हीरे में कितनी शक्तियां हैं। अब वो अभिमन्यु के हाथ लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो शक्तियां भी अभिमन्यु की हो गई। शालिनी पलट कर कहती है, तो क्या करूं बाबा मैं? क्या मैं वो हीरा अभिमन्यु से चुरा लूं? रज्जन शालिनी को मना करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। अगर तूने अभिमन्यु से वो हीरा चुरा भी लिया तो उस हीरे की शक्तियां तेरी कभी नहीं हो पाएंगी। वो हीरा शक्तियों के साथ टाइपराइटर के अंदर स्थापित किया गया था, और शक्तियां स्थापित करने के बाद जो भी उस हरे हीरे को पहले छूता है, उस हीरे की शक्तियां उसके आदेशों का पालन करती हैं। शालिनी कहती है, इसका मतलब उस हीरे के अंदर की शक्तियां अब सिर्फ अभिमन्यु की बात मानेगी? रज्जन हामी भरते हुए कहता है, हाँ बेटी, उस हीरे की शक्तियां तभी किसी और का आदेश मानेंगी जब अभिमन्यु अपनी मर्जी से उस हीरे को किसी और को दे देगा। क्या अभिमन्यु को उस हीरे की शक्ति का प्रयोग करना आता है? शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ये तो मुझे नहीं पता बाबा, पर जितना मुझे लगता है अभिमन्यु को अभी उस हीरे की शक्तियों का प्रयोग करना नहीं आता है, क्योंकि पहले तो उसे खुद पता ही नहीं था कि वो हरा हीरा किसी डायन का है। उस हीरे के बारे में भी उसे तब पता चला जब वो कहीं बाहर गया था। रज्जन बौखलाहट के साथ पूछता है, अभिमन्यु बाहर कहाँ गया था? शालिनी कुछ याद करते हुए कहती है, वो मेहंदी पथार बाजार में किसी जौहरी के पास गया था। कह रहा था वहीं पर उसे उस हीरे के बारे में इतना सब पता चला। रज्जन शालिनी को समझाते हुए कहता है, ये तू कैसी बातें कर रही है बेटी? भला कोई जौहरी कैसे अभिमन्यु को डायन के हीरे के बारे में इतनी जानकारी दे सकता है? वो जरूर किसी और के पास गया होगा जिसने उसे हीरे के बारे में बताया होगा। तू अच्छे से जानती है वो महाडायन का हीरा है और कैसे इस लोक में आया था। शालिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ बाबा, मुझे अच्छे से ये बात याद है कि वो हीरा इस लोक का नहीं है। रज्जन शालिनी पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर पता है तो कैसे तू अभिमन्यु की बातों में आ गई? लगता है इंसानों के साथ रह रहकर तू भी इंसानों की तरह होती जा रही है, जो किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। भूल मत, तू एक यक्षिणी है। तेरे पास यक्षिणी की शक्ति नहीं है तो क्या हुआ? इससे तेरा वजूद मिट नहीं जाएगा। तुझे तेरा मकसद याद है या वो भी भूल गई? शालिनी खोए हुए अंदाज में कहती है, मुझे मेरा मकसद अच्छे से याद है बाबा, और मैं उसी को हासिल करने में लगी हुई हूँ। रज्जन खुश होते हुए कहता है, शाबाश बेटी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। शालिनी रज्जन को बीच में टोकते हुए कहती है, एक और बात बाबा, कछुआ वो काली पोशाक वाला आदमी नहीं है जिसने उस रात मुझे मारा था। रज्जन हड़बड़ाहट के साथ कहता है, अगर कछुआ वो काली पोशाक वाला आदमी नहीं है तो क्या फिर वो अभिमन्यु है? शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, पता नहीं बाबा, मैं अभी भी अभिमन्यु पर नजर रखे हुए हूँ और जल्द इस बात का पता लगा लूंगी कि वही वो काली पोशाक वाला आदमी है या कोई और। रज्जन तुरंत कहता है, अगर तुझे अभिमन्यु पर शक है तो तू उसे मार क्यों नहीं देती? शालिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं बाबा, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। मैं ऐसे ही किसी की जान नहीं ले सकती। शालिनी नर्म लहजे के साथ कहती है, अब मुझे पता चल रहा है कि किसी की जान की कीमत क्या होती है। जब हम किसी की जान लेते हैं तो सिर्फ उसकी जान नहीं जाती, बल्कि उसके साथ कई जाने जाती हैं, उसके परिवार की जान जो उससे जुड़ी होती है। रज्जन फिर शालिनी पर चिढ़ते हुए कहता है, ये तो फिर कैसी बातें करने लग गई यामिनी? ये सब असर ना तुझ पर ये शालिनी के शरीर में रहने के कारण हो रहा है, जो तू इंसानों की तरह होती जा रही है। शालिनी उत्साहित होते हुए कहती है, बाबा, क्या मैं इंसानों की तरह नहीं रह सकती जिंदगी भर शालिनी बनकर? युग बाबू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं अपना सारा जीवन उनके साथ शालिनी बनकर बिताना चाहती हूँ। रज्जन गुस्से से लाल होते हुए कहता है, फिर से वो गलती मत दोहरा जो दोहराई जा चुकी है। यामिनी, ये इंसान किसी के सगे नहीं होते, समझी? भूल मत अतीत में क्या क्या हुआ है, कितने पाप किए हैं इन्होंने। जैसे ही रज्जन अतीत की बात करता है, शालिनी को भी गुस्सा आने लग जाता है। उसके मन में इंसान बनने की जो चाहत पैदा हुई थी वो वापस से मर जाती है। अतीत की बातें याद करके शालिनी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो गुस्से के साथ खोए हुए अंदाज में कहती है, बाबा, मुझे मेरा असली शरीर चाहिए, यामिनी वाला। रज्जन तुरंत कहता है, उसी की तलाश में लगा हुआ हूं मैं यामिनी। पूरा काला झाड़ी जंगल छान मारा मैंने, पर तेरा शरीर कहीं नहीं मिला मुझे। यहाँ तक कि तेरे शरीर की तलाश में मैं उस अघोरी के ठिकाने तक पहुंच गया था, पर वहां पर भी तेरा शरीर नहीं है। शालिनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा आपने बाबा? आप अघोरी के ठिकाने पर गए थे? रज्जन कहता है, हाँ, क्या करता, जाना पड़ा।
पता नहीं उस काली पोशाक वाले आदमी ने तेरा शरीर कहाँ पर छुपा कर रखा है। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शालिनी चुप खड़े रहती है। रज्जन गंभीर होते हुए कहता है, मुझे तुझे एक बहुत ही जरूरी बात बतानी थी, उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। शालिनी हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, कैसी जरूरी बात बाबा? रज्जन भारी लहजे में कहता है, महाशक्ति का आगमन हो गया है। यामिनी बेटा, हमारी जवाबदारी अब बढ़ गई है। शालिनी हैरानी के साथ कहती है, आप किस महाशक्ति के बारे में बात कर रहे हैं बाबा? रज्जन जवाब देता है, उस महाशक्ति की बेटी जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। तेरा शक सही था, तारा कोई आम बच्ची नहीं बल्कि वही महाशक्ति है। शालिनी चुप खड़ी रहती है। रज्जन अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, मैं कई दिनों से तारा पर नजर रखे हुए था और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं भिखारी बनकर वर्चस्विनी के घर में घुस गया। उस वक्त वर्चस्विनी वहां पर नहीं थी, वो अपनी नौकरी के लिए निकल गई थी। सिर्फ उसकी नौकरानी कैटलिन वहां पर थी। शालिनी को तारा के बारे में बताते बताते रज्जन उस पल में चले जाता है जब वो भिखारी बनकर तारा से मिलने के लिए वर्चस्विनी के घर में घुसा था। इस वक्त रज्जन वर्चस्विनी के घर की दहलीज पर बैठा हुआ था। वर्चस्विनी को गए हुए कुछ देर ही हुई थी। कैटलिन वहीं पर खड़ी हुई थी। कैटलिन खुद से कहती है, मैम ने कह तो दिया कि बाबा को रोटी दे देना खाने को, पर रोटी तो अभी तक मैंने बनाई ही नहीं। कैटलिन रज्जन से कहती है, बाबा आप यहीं पर बैठे रहिए, मैं अभी आपके लिए रोटी बनाकर ला देती हूँ। रज्जन हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बूढ़ी आवाज में कहता है, ठीक है बेटी। कैटलिन वहां से चली जाती है। कैटलिन के जाते ही रज्जन दरवाजे की दहलीज पर बैठे बैठे घर के अंदर झांकते हुए तारा को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है, पर उसे तारा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। रज्जन तारा को ढूंढते हुए कहता है, ये तारा बेटी मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? कहाँ चली गई? उसे तो घर पर ही होना चाहिए था। रज्जन तारा की राह ताक रहा था कि तभी अचानक से उसे एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जिसका आभास उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वो देखता है कि उसके सामने जो कमरा था उस कमरे से तारा बाहर आ रही थी। तारा उसी की तरफ अपने कदम बढ़ाई जा रही थी। जैसे जैसे तारा रज्जन के पास आती जा रही थी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही थी। तारा रज्जन के ठीक सामने आकर रुक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे तारा रज्जन के लिए ही वहां पर आई थी। रज्जन तारा को गौर से देखने लग जाता है। जब रज्जन तारा की आंखों के अंदर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। तारा की आंखों के अंदर समस्त ब्रह्मांड नजर आ रहा था, जिसमें ग्रह एक निश्चित दूरी के साथ घूमे जा रहे थे। तारा की आंखों में समस्त संसार समाया हुआ था। ये सब देखकर रज्जन के मुंह से खुद ब खुद अपने आप निकल जाता है, महाशक्ति। जैसे ही रज्जन ये बात बोलता है, तारा बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लग जाती है, जिसे देखकर रज्जन खुशी से फूले नहीं समाता है। उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लग जाते हैं जो कि खुशी के थे। तारा बड़े ही मासूम लहजे में कहती है, कौन है आप? रज्जन अपने आंसू पोंछकर रोते हुए कहता है, आपने मुझसे बात करी महाशक्ति, मुझसे? तारा मासूमियत के साथ कहती है, हाँ मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। कौन है आप? रज्जन हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं हूँ वरुथी, आपका वरुथी। तारा एकदम धीरे धीरे कहती है, वरुथी? तो तुम मेरे वरुथी हो? रज्जन हामी भरते हुए कहता है, हाँ महाशक्ति, मैं आपका वरुथी हूँ। तारा कुछ कहती उससे पहले ही वहां पर कैटलिन आ जाती है। कैटलिन ने अपने हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई थी जिसमें एक रोटी और अचार रखा हुआ था। कैटलिन आते से ही तारा से रूबरू होते हुए कहती है, तो उठ गई तुम तारा बेबी? अच्छा हुआ उठ गई। लो तुम्हें अपने हाथों से बाबा को ये रोटी दे दो। इतना कहकर कैटलिन रोटी की प्लेट तारा के हाथों में पकड़ा देती है। तारा तुरंत रज्जन को वो प्लेट दे देती है। रज्जन बौखलाहट के साथ वो प्लेट पकड़ता है और तारा की मासूम आंखों को देखते हुए बिना अचार के ही रोटी खाने लग जाता है। कैटलिन तारा से कहती है, तारा बेबी आज तो कोई बुरा सपना नहीं देखा ना तुमने? रज्जन रोटी खाते हुए बौखलाहट के साथ कैटलिन से पूछता है, कैसा बुरा सपना? कैटलिन बड़ी उदासी के साथ कहती है, अब आपको क्या बताऊं बाबा, हमारी जो तारा है ना, इसे बड़े बुरे सपने आते हैं। कभी किसी काले साए का तो कभी किसी डरावनी औरत का जो लोगों के दिल खाती है। कैटलिन की बात सुनकर रज्जन शॉक्ड हो जाता है पर कुछ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो जानता था यदि उसने कुछ रिएक्शन दिया तो वो फंस सकता है, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। पर कैटलिन की बातों से रज्जन 100% श्योर हो गया था कि तारा ही वो महाशक्ति थी जिसका वो इंतजार कर रहा था। कैटलिन रज्जन की खाली थाली देखते हुए कहती है, ये क्या, आपकी थाली तो खाली हो गई,
लगता है बहुत दिन से भूखे हैं आप। मैं अभी आपके लिए एक और रोटी ला देती हूँ। रज्जन धीरे से बड़बड़ाता है। दिनों से नहीं, सदियों से भूखा हूँ, पर अब महाशक्ति आ गई है ना, तो वो मेरे सारे दुख हर लेगी। कैटलीन रज्जन की बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहां से चली जाती है। तारा मासूमियत के साथ कहती है, वरुथी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? रज्जन दयनीय नजरों से देखते हुए कहता है, आप मेरे साथ खेलेंगी महाशक्ति? मुझ अभागे के साथ? तारा एकटक नजर से रज्जन को देखते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है वरुथी, क्या तुम मेरे घोड़े बनोगे? रज्जन कहता है, घोड़ा क्या महाशक्ति, मैं आपके लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर रज्जन घोड़े की स्थिति में आ जाता है और तारा उस पर सवार हो जाती है। दोनों ही हंसी के पल गुजारने लग जाते हैं। उसी हंसी के पल के साथ रज्जन अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त रज्जन कुएं के पास शालिनी से बातें कर रहा था। रज्जन अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, तारा महाशक्ति है, इसलिए मायाधारी तारा के पीछे पड़ी हुई थी। अब मेरे सब समझ में आ रहा है। शालिनी परेशान होते हुए कहती है, पर बाबा मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर मायाधारी महाशक्ति से क्या करेगी? रज्जन शालिनी से पूछते हैं, तुझे पता है महाशक्ति की सारी शक्तियां किसमें होती हैं? शालिनी चुप खड़ी रहती है क्योंकि उसके पास इस सवाल का कुछ जवाब नहीं था। रज्जन आगे कहता है, उसकी आंखों में। महाशक्ति की सारी शक्तियां उसकी आंखों में होती हैं। उन आंखों से उसे पहले ही ज्ञात हो जाता है कि क्या होने वाला है या क्या हो चुका है। रज्जन लंबी आह भरते हुए आगे कहता है, और तू अच्छे से जानती है मायाधारी किस चीज की जादूगरनी है, उसके पास किसकी शक्तियां थी? शालिनी बोल पड़ती है, मायाधारी के पास आंखों की शक्तियां थी। इसका मतलब मायाधारी को अपनी खोई हुई शक्तियां और आंखें पाने के लिए तारा की जरूरत है। रज्जन हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा तूने। उसी के लिए मायाधारी तारा के पीछे पड़ी हुई है और अब हमारा कर्तव्य है कि हमें तारा को उस मायाधारी से बचाना है। उसे उसके हाथ नहीं लगने देना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। शालिनी मना करते हुए कहती है, लेकिन बाबा अभी हमारा मकसद कुछ और है। रज्जन शालिनी को समझाते हुए कहता है, मकसद बाद में यामिनी बेटा, पर कर्तव्य पहले। हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। तुझे शायद ज्ञात नहीं, पर मैं तुझे बता देता हूँ। तुझे पता है ना, यक्षण लोक के सारे यक्ष और यक्षिणी किसके उपासक हैं? शालिनी तुरंत कहती है, भगवान शिव के बाबा। रज्जन आगे कहता है, और भगवान शिव का ही एक अंश महाशक्ति है। शालिनी हैरानी के साथ कहती है, मतलब बाबा, तारा भगवान शिव का अंश है? रज्जन हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी बेटा, और हम सब महाशक्ति के वरुथी हैं। और वरुथी उसे कहा जाता है जो किसी चीज के रक्षक होते हैं। महाशक्ति की रक्षा करना हम वरुथी का कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म है। सदियों पहले जो आसमानी भविष्यवाणी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जब संसार में हर तरफ दुख होगा, काले साए हर जगह अपना राज फैलाएंगे, अंधकार अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में होगा, तब महाशक्ति का जन्म होगा। और महाशक्ति का जन्म हो चुका है। यामिनी बेटी, तारा ही है जो हम सबके दुख हर सकती है। शालिनी एक्साइटेड होते हुए कहती है, इसका मतलब तारा मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति दिला सकती है? सदियों